हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपके सीटेट से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को रखा है। इसी के साथ आपके कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको आज के सेशन में, जैसे कि आपने कल भी देखा था। सेम उसी तरह ही आज आपको नए क्वेश्चन से रूबरू होना पड़ेगा। और इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव जुड़िए। देखिए, आप लोगों की संख्या बहुत कम रहती है, इसलिए मुझे भी कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। इसलिए मेरी आप लोगों से एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आकर के जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो है इससे और भी लोगों का बेनिफिट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मलयालम भाषा में नानी को क्या कहते हैं। विकल्प दे रखे हैं वलियम्मा, अमूम्मा, चिटपन या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर कर देंगे कि मलयालम में जो नानी होती हैं उनको क्या कहा जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मलयालम भाषा में जो नानी होती हैं, यानी कि जो मम्मी की माँ होती हैं, उन्हें नानी कहते हैं। तो इसी तरह आपके मलयालम जो लैंग्वेज होती है, इसके अंदर नानी को अमूम्मा कहा जाता है, यानी कि विकल्प बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि कचनार के फूलों की सब्जी किस राज्य के लोग पसंद करते हैं। और विकल्प दे रखे हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कर देना है जल्दी से कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कचनार के फूल की, यानी कि जो इसके फूल की सब्जी होती है, ये ज़्यादातर आपके उत्तर प्रदेश में खाई जाती है, यानी कि विकल्प ए जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किन फूलों का रंग कपड़े रंगने के काम में उपयोग किया जाता है। और आपके ऑप्शन दे रखे गुलदाउदी, जीनिया, गुलाब और डी कह रहा है कि ए व बी दोनों। और इसी के साथ आप लोग सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे, ताकि आपके साथ जो है वो और भी बच्चे जुड़ सकें और लोगों तक की क्लास पहुंचे। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कि किन फूलों का रंग कपड़े रंगने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, एक आपका गुलदाउदी हो गया, दूसरा आपका जो जीनिया फूल है, ये दो ऐसे फूल हैं जिनका यूज़ जो है वो कपड़ों की रंगाई के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि विकल्प आपका ए और बी ये दोनों ही आपके सही हैं। देखिए, इसका जिक्र जो है वो एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता भी होगा। और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी को पढ़िए, क्योंकि सीटेट आपका एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है। तो मेरा मानना यही है कि आप लोग अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और जिनका भी सीटेट नहीं क्लियर हुआ है, और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि उनका भी सीटेट क्लियर होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि टैपियोका क्या है। आपको बताना है कि टैपियोका क्या है। एक फूल है, एक फल है, एक झाड़ी है या फिर ये एक पेड़ है। सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कि आपका टैपियोका जो है वो क्या कहलाता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं टैपियोका की, तो कह रहा है कि ये एक फूल है। तो देखिए, ये एक फूल नहीं है ना, टैपियोका जो है ये आपका फूल नहीं है। बी कह रहा है एक फल है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। टैपियोका जो है आपका वो एक फल है, और फल होने के साथ साथ ये आपकी एक तरह से सब्जी भी मानी जाती है। सी कह रहा है कि एक झाड़ी भी नहीं है, ना ही ये कोई पेड़ है ना। तो जो आपका टैपियोका है ये एक प्रकार का फल, और इसे सब्जी के रूप में भी यूज़ किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि लिंग हु फेन किस देश का एक सुप्रसिद्ध पकवान है। विकल्प दे रखे हैं चीन, हांगकांग, अमेरिका, अफ्रीका। सभी साथी आंसर कर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो आपका लिंग हु फेन है ये किस देश का एक फेमस डिश है। और इसी के साथ आप सभी सेशन को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं लिंग हु फेन, जो कि आपकी एक फेमस डिश है, यह आपकी हांगकांग की एक सुप्रसिद्ध पकवान है, यानी कि विकल्प बी। बात करें अगर लिंग हु फेन की, तो ये एक सांप की प्रजाति है। ये भी आपको इसी के साथ ध्यान रखना है। इसका जो है जिक्र एनसीईआरटी में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है। आपको बताना है कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी ड्यूनेंट, लुई ब्रेल, विकल्प डी कह रहा है वॉटसन। तो सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ब्रेल लिपि की, तो ये जो है इसके आविष्कारक लुई ब्रेल हैं, यानी कि विकल्प सी जो है आपका वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं ब्रेल लिपि की, तो ये जो ब्रेल लिपि है आपकी ये मुख्यतः 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ना। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी ब्रेल लिपि है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पत्थर और लकड़ी के घर किस राज्य में बने होते हैं। विकल्प दे रखे हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र। सभी साथियों को आंसर कर देना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कि आपके पत्थर और लकड़ी के जो घर होते हैं ये किस राज्य में बने होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पत्थर और जो लकड़ी के घर होते हैं आपके ये मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में बने होते हैं, यानी कि विकल्प ए जो है आपका वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि गाय कितने घंटे तक सोती है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका ये एनसीईआरटी में दे रखा है कि कौन सा पशु कितनी देर सोता है। तो ये सब भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपका वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ याद नहीं किया तो आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए जो है आपको इन सब चीज़ों पे छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स हैं सीटेट में एनसीईआरटी में वो सभी आपको अच्छे से याद करने हैं। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कि जो आपकी गाय है वो कितने घंटे तक सोती है। विकल्प दे रखे हैं 12 घंटे, एक पूरा सीजन, या फिर 2 घंटे, या फिर 4 घंटे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं गाय की, तो आपकी जो गाय होती है ये मुख्यतः सिर्फ 4 घंटे सोती है, यानी कि विकल्प डी जो होगा आपका वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं 12 घंटे कौन सोता है, तो जो 12 घंटे है वो आपकी कैट सोती है, यानी कि बिल्ली। और कह रहा है एक पूरा सीजन कौन सोता है। तो अगर हम बात करते हैं एक पूरे सीजन की, तो ये आपकी जो छिपकली होती है ये सोती है ना। इसी के साथ आपको ये भी याद करना है। कह रहा है 2 घंटे कौन सोता है। अगर हम बात करते हैं 2 घंटे की, तो 2 घंटे आपका जो जिराफ है ये आपका 2 घंटे सोता है। तो देखिए इसी के साथ जितने भी हैं ये 3 एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मैंने बताए हैं ये भी आपको इसी के साथ याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी में हो सकती है। विकल्प दे रखे हैं फाइलेरिया, मलेरिया, हैजा, या फिर चेचक। सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कि रुके हुए पानी और जो जहाँ पर आपका इकट्ठा हो जाता है पानी बारिश का या फिर कोई वेस्टेज पानी जो होता है, तो उस रुके हुए पानी में कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इकट्ठा हुए पानी में जो आपकी बीमारी होती है उससे आपका मलेरिया हो जाता है, यानी कि विकल्प बी जो है आपका वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर बात करें मलेरिया फैलता किससे है, तो मलेरिया जो है आपका ये मच्छरों के द्वारा फैलने वाला एक प्रकार से रोग है। अगर हम बात करते हैं और कौन कौन से रोग आपके मच्छरों से फैलते हैं, तो देखिए आपका जो चिकनगुनिया हो गया और इसी के साथ आपका जो डेंगू हो गया है ना, ये जितने भी रोग हैं ये सब मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि लद्दाख में तिब्बती भाषा को और क्या कहा जाता है। तो देखिए ये आपका एकदम नया क्वेश्चन है, आज तक हो सकता है आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, इसलिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। इससे आपका जो सीटेड है वो एकदम क्वालिफाई होगा, आपका कहीं से भी कोई पॉइंट नहीं छूट पाएगा। बाकी आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करिए। बाकी यहाँ पे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी डेली चलती है, सर भी करवाते हैं और हम भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आप लोग बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं लद्दाख में जो तिब्बती भाषा होती है इसको क्या कहते हैं, कह रहा है भाटी। तो देखिए भाटी कोई शब्द ही नहीं है, कह रहा है भूटिया। तो भूटिया आपकी एक प्रकार की जनजाति होती है ना, तो ये भी आपकी भाषा नहीं है बल्कि ये एक जनजाति है। सी कह रहा है भोटी, तो बिल्कुल आपका जो लद्दाख में तिब्बती भाषा है इसे भोटी कहा जाता है, तो ये आपको याद कर लेना है।
चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि स्लॉथ के बारे में कौन सा कथन सही है ना। तो आपको सही कथन बताना है इसमें से। कह रहा है यह भालू जैसा दिखने वाला जीव है। बी कह रहा है यह पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। सी कह रहा है यह जिस पेड़ पर रहता है उसकी पत्तियां ना खा करके दूसरे पेड़ की पत्तियां खाता है। डी कह रहा है यह अपने 40 वर्षों के जीवन में 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सही आंसर कर देना है जल्दी से। और इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वह सभी एक बार सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यह भालू जैसा दिखने वाला जीव है। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो आपका स्लॉथ होता है ये बिल्कुल एकदम भालू की तरह दिखने वाला जीव है। और बी कह रहा है कि यह पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। तो ये बात भी आपकी सही है कि ये जो है आपका वो पेड़ पर उल्टा लटक करके सोता है। अगर बात करें ये सोता कितने घंटे है, तो ये जो स्लॉथ है आपका ये लगभग 17 से 18 घंटे सोता है ना। तो इसी के साथ ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। हो सकता है सीटेट आपका इस तरह से पूछ ले कि जो आपका स्लॉथ है वो कितने घंटे सोता है। सी कह रहा है कि यह जिस पेड़ पर रहता है उसकी पत्तियां ना खाकर दूसरे पेड़ की पत्तियां खाता है। तो देखिए ये बात आपकी गलत हो जाएगी। तो देखिए जो आपका स्लॉथ होता है वो जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की ही पत्तियां खाता है। और डी कह रहा है कि यह अपने 40 वर्षों के जीवन में 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये जो है ये अपने 40 वर्षों के पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। यानी कि विकल्प ए, बी और डी ये एकदम सही है। अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की तो इसका तीसरा वाला सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी और डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि इत्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि जो आपकी परफ्यूम होती है इसके लिए कौन सा जिला फेमस है। विकल्प दे रखे हैं लखीमपुर, कन्नौज, पाली, सीकर। सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इत्र के लिए जो आपका सबसे जिला फेमस है वो है आपका कन्नौज, जो कि आपका हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यानी कि विकल्प बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। विकल्प दे रखे हैं कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कि आपका जो सुंदरवन नेशनल पार्क है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क की तो ये जो है आपका ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यानी कि विकल्प सी जो है आपका वो एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तो यहीं पर आपका एक बुक्सा टाइगर रिजर्व है। यह भी जो है आपका ये यहीं पर स्थित है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी। संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बाबंद बीन्स का सेवन करना, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थ का सेवन, मांस एवं मछली खाना, दूध व उससे बने पदार्थों का सेवन करना। तो आप सभी को आंसर दे देना है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सबसे कम बताना है आपको, है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करिए। अगर क्वेश्चन नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा और आपका एक नंबर भी चला जाएगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो कह रहे हैं कि भोजन संबंधी आदत का जो कार्बन पदचिह्न है उसको कम करने में क्या हेल्प करेगा। कह रहे हैं कि संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बाबंद बीन्स का सेवन करना। तो देखिए ये कम मददगार नहीं होगा। बी कह रहा है स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थ का सेवन। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प बी हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा। और आपको बताना है इसके विकल्प दे रखे पोर्टफोलियो, तिमाही टेस्ट, दत्त कार्य की नोटबुक या फिर कक्षा में व्यवहार।
सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो देखिए कह रहा है कि ईवीएस के शिक्षकों के द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए क्या चीज़ बेस्ट होगी। तो देखिए ये आपका जो पोर्टफोलियो है इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर इस फाइल में बच्चे के जो पूरे साल का रिकॉर्ड होता है वो इसके अंदर रखा जाता है, यानी कि विकल्प ए जो होगा आपका वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि पशुओं के संरक्षण के विषय में छात्रों को संबोधित करने के लिए किस नीति की खोज कीजिए। किसी नीति की खोज कीजिए और विकल्प दे रखे हैं कि हास्य चित्र पट्टियाँ, कविताएं, कहानियाँ एवं विवरण या फिर प्रयोग। यानी कि आपको बताना पशुओं के संरक्षण के लिए है ना, तो आपको पशुओं का संरक्षण करना है, उसके लिए आप किस नीति की खोज करेंगे। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। और जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संबोधित करना है आपको, है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कह रहा है कि हास्य चित्र पट्टियाँ। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कविताएं, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। माफ़ कीजिएगा, कह रहा है पशुओं के संरक्षण के लिए आपकी जो कविताएं होती हैं वो एकदम सही माध्यम है। और सी कह रहा है कहानियाँ एवं विवरण। तो देखिए अगर यहाँ पर विवरण दिया होता तो बात गलत हो जाती, लेकिन यहाँ पर कहानियाँ एवं विवरण दे रखा है, तो ये जो है आपका ये एकदम सही होगा। क्योंकि पशुओं के संरक्षण के लिए आप लोग जब तक एक विवरण नहीं तैयार करेंगे तब तक आप पशुओं का संरक्षण नहीं कर पाएंगे, है ना। और कहानियों के माध्यम से भी आपका पशुओं के संरक्षण की बात की जाती है। डी कह रहा है कि प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट करके आप पशुओं का संरक्षण कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने वाली बात गलत हो जाती है ना, एक्सपेरिमेंट करने से आप पशुओं का संरक्षण थोड़ी ना करेंगे। तो डी आपका जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी आपका ए, बी और सी जो है ये तीनों ही सही हैं, यानी कि विकल्प चौथे में आपको ये दे रखा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए, है ना। तो आपको सही कथन का चुनाव करना है। कह रहा है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल यानी कि 200 किलोग्राम से अधिक हरी पत्तियों और टहनियों को खा सकता है। और बी कह रहा है कि अपने भारी वजन के कारण ज़्यादातर हाथी खाने के बाद बहुत अधिक आराम करना पसंद करते हैं। सी कह रहा है कि आमतौर पर 3 महीने के बच्चे का वजन जो है वो लगभग 200 किलो होता है। डी कह रहा है कि औसतन ज़्यादातर हाथी जो होते हैं वो एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि इसमें से सही कथन कौन होगा। तो देखिए कह रहा है कि एक वयस्क हाथी जो है वो एक दिन में 2 क्विंटल यानी कि 200 किलोग्राम तक हरी पत्तियों और टहनियों को खा सकता है। तो देखिए 200 किलोग्राम नहीं बल्कि ये 100 किलोग्राम तक खाता है ना, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि अपने भारी वजन के कारण ज़्यादातर हाथी खाने के बाद बहुत अधिक आराम करना पसंद करते हैं। तो देखिए खाने के बाद वो कभी भी आराम नहीं करते हैं ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि आमतौर पर 3 महीने के बच्चे का वजन जो होता है वो लगभग 200 किलो होता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो 3 महीने का बच्चा होता है हाथी का, उसका जो वजन होता है वो लगभग 200 किलो होता है। डी कह रहा है कि औसतन ज़्यादातर हाथी जो होते हैं वो एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 से 10 घंटे नहीं सोते हैं, बल्कि जो हाथी होते हैं आपके वे 2 से लेकर के 4 घंटे तक ही सोते हैं ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पूछा था आपका सही वाला, यानी कि विकल्प सी जो है वो एकदम सही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है। और विकल्प दे रखे हैं आपके विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर चर्चा करके, संदर्भ पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के बर्तनों के विषय में अनुदेशन, खेती से संबंधित विविध प्रकार के औजारों की आकृति चित्रों को विद्यार्थियों द्वारा साझा करना, ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना।
तो जल्दी से आंसर कर दीजिए कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इस पर आधारित आपको कौन सी युक्ति या फिर जो स्रोत है वो सबसे अधिक उपयुक्त होगा। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो देखिए इसमें क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर चर्चा करके, तो देखिए ये चीज़ें कोई बनाने और करने वाली थोड़ी ना है, तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। भी कह रहा है कि संदर्भ पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के बर्तनों के विषय में अनुदेशन, तो देखिए बर्तनों के विषय में अनुदेशन देने का क्या मतलब है यहाँ पे, ये भी नहीं होगा आपका। खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों के आकृति चित्रों को विद्यार्थियों द्वारा साझा करना, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ चित्र साझा हो रहे हैं, ना कि चीज़ों को बनाया जा रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। डी कह रहा है कि ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना, यानी कि जो आपके हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं जितने भी, जैसे आपका रेड फोर्ट हो गया या फिर ताजमहल हो गया, इन चीज़ों का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये एकदम सटीक बैठ रहा है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो डी विकल्प में आपका बिल्कुल सही दे रखा है, यानी कि डी ही इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि तोरंग क्या है। विकल्प दे रखे हैं कुडुख की भाषा, सुखमनी भगत द्वारा खोला गया एक केंद्र, एक प्रकार का व्यंजन या फिर साधन। जल्दी से आंसर कर दीजिए कि तोरंग क्या है। तो देखिए कह रहा है कि तोरंग क्या है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि तोरंग का अर्थ क्या होता है। तो तोरंग को जो है वो जंगल कहा जाता है, और ये जो है आपका एनसीईआरटी में आपका दे रखा है, इसकी एक स्टोरी है। तो अगर हम बात करते हैं ये है क्या, तो ये एक सुखमनी भगत के द्वारा एक खोला गया केंद्र है, यानी कि विकल्प बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक स्कूल में एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में पढ़ाना शुरू करने से पहले आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी यह, मतलब कि आपको ये बताना है कि अगर आप एक नए टीचर हैं और आपको पढ़ाना है तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी बच्चों के लिए। कह रहा है कि शिक्षार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना, पहले से पाठ योजना तैयार करना, कक्षा में धीमे शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए विस्तृत अध्यायवन नोट्स तैयार करना। सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो देखिए अगर आप एक स्कूल में नए टीचर नियुक्त हुए हैं, यानी कि अगर आप पहले पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपकी सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी कि आप बच्चे की जो उसका सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि उसका जो बैकग्राउंड है, आप उसके पहले प्रोफाइल तैयार करेंगे, है ना। तो देखिए विकल्प ए में आपकी ये बात दे रखी है। आगे भी हम चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि पहले से पाठ योजना तैयार करना, तो देखिए ये बात आपकी गलत हो जाएगी। इसका मतलब आपको कुछ आता नहीं है, आपने पहले से सब चीज़ें नोट करके रखी हैं, तो आप आकर के वहाँ पे पढ़ा देंगे बच्चों को, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी ना। ये प्राथमिकता थोड़ी ना होती है एक टीचर की। सी कह रहा है कि कक्षा में धीमे शिक्षार्थियों की पहचान करना, तो देखिए अभी आप नया है पढ़ाने के लिए, और उसमें से आप पहले ही डिफरेंस करने लगेंगे कि कौन सा बच्चा अच्छा है पढ़ने में, कौन सा बच्चा खराब है पढ़ने में, तो देखिए ये भी नहीं करना है। डी कह रहा है कि शिक्षार्थियों के लिए विस्तृत अध्याय व नोट्स तैयार करना, तो देखिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या आपकी ये होगी कि आप शिक्षार्थियों के लिए खूब बड़े बड़े से नोट्स तैयार करके उन्हें दे देंगे, तो ये बात भी गलत ही है ना। नोट्स भी नहीं देने हैं। जब आप पहले दिन जाते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो आप बच्चे का पहले बैकग्राउंड जानते हैं, यानी कि वो कैसा था पढ़ने में, उसे क्या क्या उसने सीखा है, किन चीज़ों को उसने नहीं सीखा है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इन सब के बारे में एक प्रोफाइल तैयार की जाती है बच्चे के लिए ना। तो ये विकल्प जो होगा आपका एकदम सही है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि कक्षा 5 में पाठ है किसके जंगल, है ना। तो इस पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने केंद्र तोरंग की स्थापना की थी जो कि देखता था। अभी देखिए क्वेश्चंस के पहले आपका जो था क्वेश्चन नंबर 19 था, उसमें आपका पूछ रखा था तोरंग, तो देखिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका दे रखा है, तो वही बताना है आपका। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछ रखा है, तो आपको इसमें ये बताना है कि कक्षा 5 में जो एक पाठ है किसके जंगल, इस पर जो अध्यापिका है उसने सूर्यमणि के सच्चे जो किस्से थे उनको सुनाया है, और उसके अंदर जो एक केंद्र खोला गया है यानी कि तोरंग
जो इसकी स्थापना की गई थी वो क्या चीज़ देखता था? विकल्प दे रखे हैं जमीन और आजीविका की समस्याएं, भूख की समस्याएं, वनों की समस्याएं या फिर कुड़ुक संस्कृति की समस्याएं। तो सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। और इस क्वेश्चन का आंसर वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने एनसीईआरटी की एक एक स्टोरी अच्छे से डिटेल में पढ़ रखी होगी, है ना। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, जो आपका किसके जंगल एक टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में। तो इसमें दे रहा है ए में कि जमीन और जीविका की समस्याएं। तो बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही है, क्योंकि जंगल से रिलेटेड बात है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जमीन और जो जीविका होगी उसके बारे में जो जितनी भी समस्याएं होंगी उनकी बात की जाएगी। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कह रहा भूख की समस्याएं, तो देखिए भूख की समस्याओं का कोई मतलब नहीं था वहाँ पे, और ना ही वहाँ पे वनों की समस्याओं को लेकर के कोई बात की गई थी। डी कह रहा कुड़ुक संस्कृति की समस्याएं, तो बिल्कुल आपकी ये बात एकदम सही है। झारखंड जो है वहाँ पर जो है आपको वो कुड़ुक भाषा बोली जाती है, और इसी संस्कृति को लेकर के जो वहाँ पर समस्याएं हैं, वो जो तोरंग यहाँ पे एक केंद्र था तो वो यही आपका देखता था कि वहाँ पे जमीन और जीविका की समस्याएं कैसी थी, और इसी के साथ जो आपकी कुड़ुक संस्कृति की समस्याएं थी वो किस तरह से थी, है ना। तो आपका ए और डी जो है वो दोनों सही है, यानी कि दूसरे विकल्प में देखिए आपका दे रखा है ये वाला सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? आपको जल्दी से आंसर कर देना है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। और एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि आप सबसे ज़्यादा निकटवर्ती राज्यों को बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है ना। क्योंकि आपका जो सीटेट है वो हर साल और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रखा है निकटवर्ती राज्यों को लेकर के, है ना। तो इसलिए आपको मैप भी बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु के निकटवर्ती जो राज्य हैं आपके, वो हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, यानी कि विकल्प डी में देखिए आपका दे रखा है ना। तो ये एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना जो यह दर्शाए कि किसान पानी का अधिक कुशलता से उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यह आपका एक तरह से प्रामाणिक कार्य नहीं होगा, है ना, ये बात गलत है आपकी। बी कह रहा है कि छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि पानी की उपलब्धता पर एक पाठ दिया गया है और आपको बताने कि इसमें प्रामाणिक कार्य क्या होगा। तो जब तक छात्र अपने परिवार के साथ किसी चीज़ पर चर्चा नहीं करेगा कि पानी को कैसे बचाना है, पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना है ना, जब इन सब चीज़ों के प्रति जो बच्चे की जो फैमिली होगी जब तक उन चीज़ों को बताएगी, उन चीज़ों की आदत नहीं डलवाएगी, तब तक बच्चा भी उन चीज़ों को नहीं सीखता, है ना। तो इसलिए आपका विकल्प बी जो है वो कहीं ना कहीं एकदम सही है। आगे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक संकेतक बनाना। तो देखिए यहाँ पर स्थानीय नगर निगम के द्वारा आप बच्चे के अंदर कभी भी पानी को लेकर के कोई भी चीज़ नहीं सिखा पाएंगे, है ना। तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। डी कह रहा है कि पानी के स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, उन पर चिपकाने के लिए स्टिकर देना। तो देखिए यहाँ पर स्टिकर चिपकाने से क्या होगा, बच्चे सीख थोड़ी ना जाएंगे कि पानी को कैसे यूज़ करना है ना। तो ये बात हो जाएगी यहाँ पे गलत, यानी कि विकल्प बी में आपका एकदम सही दे रखा है और यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, है ना। आपको बताना है कि ये क्या है, ये एक उप थीम है, पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है या फिर एक थीम है। जल्दी से आंसर कर दीजिए कि आपका जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है हम चीज़ें कैसे बनाते और करते हैं, ये क्या है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो चीज़ें हम बनाते और करते हैं, ये जो है आपका ये एक तरह से थीम है, यानी कि विकल्प डी जो है आपका वो एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा आबू धाबी में प्रचलित है। विकल्प दे रखे हैं डॉलर, रुपया, टका या फिर दिरहम। सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 25 के लिए।
तो देखिए अगर हम बात करते हैं आबू धाबी की मुद्रा की, तो ये जो है आपकी ये दिरहम कहलाती है, यानी कि विकल्प डी जो है वो एकदम सही है, दिरहम। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास? आप सभी साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ सभी साथी अपना स्कोर भी बताएंगे कि आपका 25 क्वेश्चन में से कितना सही गया है। इससे आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी जो है वो कहाँ तक पहुँची है और कैसी चल रही है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।